हाँ जी, राम राम जी सभी को। मनु ऑन मैप में आपका स्वागत है। और आज आप सबको पता है कि जैसे मैं एक रोड ट्रिप कर रहा हूँ जिसमें मैं इंडिया से लंदन अपनी गाड़ी हाइलैक्स टोयोटा हाइलैक्स को लेके जा रहा हूँ। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सभी लोगों का कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं इस चैनल को। आप में से बहुत सारे लोगों के थम्स अप, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं जो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊँ। और वीडियो बनाने के अंदर आज के अंदर क्या कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मैं बता देता हूँ। मैंने कुछ लिस्ट ऐसा बनाया है जिसके अंदर जर्नली बहुत सारे लोगों ने हमसे भी सवाल किए थे कि गाड़ी कैसे जाएगी, गाड़ी बाय शिप जाएगी, बाय एयर जाएगी, क्या रहता है कि गाड़ी के लिए कोई अलग से वीज़ा की रिक्वायरमेंट रहती है, ये कारनेट क्या होता है, कारनेट कैसे बनवाया जाता है, कारनेट की कॉस्ट क्या होती है, कौन सी कंट्री का ई वीज़ा लेना पड़ेगा, कौन सी कंट्री का जो है और किसी कैटेगरी का वीज़ा लेना पड़ेगा। तो हर सवाल के जवाब को मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा। तो लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि ये मुझे मोटिवेट कर सके अगली वीडियो बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रोड मैप कि इंडिया से लंदन गाड़ी लेके जाने के लिए कि क्या गाड़ी को कहीं पे शिप करवाने की रिक्वायरमेंट है। एक जगह को छोड़ के आप किसी भी जगह पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो भी आपकी चॉइस रहती है कि आप गाड़ी को शिप करवाना चाहते हैं या आप किस तरीके से गाड़ी को लेके जाना चाहते हैं। तो मीन्स ये पूरा जो है रोड ट्रिप मीन्स ये रोड ट्रिप रहने वाला है। तो रोड ट्रिप में सिंपली हमारी सबसे पहली जो कंट्री रहेगी, हम लोग इसके अंदर 48 कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं कि हम लोग 48 कंट्रीज़ को कवर अप करें। इसमें शायद कुछ एक चीज़ फ्लक्चुएशन हो सकती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बॉर्डर के ऊपर कोई कंट्री आपको अगर एंट्री देने से मना कर दे तो शायद वो आपकी लिस्ट के अंदर से आपको वहीं पे जाने के बाद कट करने की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो रोड मैप सबसे पहले इंडिया के बाद हम सबसे पहले जो एंटर करेंगे अपनी गाड़ी को लेके वो नेपाल एंटर करेंगे। नेपाल के बाद की जो कंट्री रहने वाली है वो चाइना रहने वाली है। और चाइना के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। सिंपल वे में बात करें कि जैसे चाइना जब भी कोई व्यक्ति बाइक से या गाड़ी से जब ट्रैवल करना चाहता है तो उसको एक ग्रुप टूर को बुक करना पड़ता है। ग्रुप टूर की कंडीशंस क्या रहती हैं कि आपको एक ग्रुप वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, जो ज़्यादातर लोग जो वो काठमांडू से जाके अप्लाई करते हैं। बट रीसेंट रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ लोग इसे ई वीज़ा मतलब कि जो ग्रुप वीज़ा है उसके अलावा भी जो चाइनीज़ एम्बेसी यहाँ से वीज़ा लेने के बाद अपना ट्रैवल परमिट लेके भी बाय रोड एक ग्रुप के साथ निकल सकते हैं। उसमें चाइनीज़ जो एजेंट्स आपके रहते हैं वो आपकी मदद कर देते हैं, वो आपको एडवाइस कर देते हैं उस केस के अंदर। ग्रुप के अंदर जाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है फाइनेंशियल बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल निकलते हैं तो शायद आपको एक ही पर्सन के लिए $5000 जो है वो पे करना पड़े। बट अगर आप एक ग्रुप के साथ निकलते हैं तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट आपकी आधे से भी मतलब कि जितना अमाउंट मैंने बताया उस आधे से भी कम हो जाती है अगर आप ग्रुप के अंदर जाते हैं। तो हम लोग अभी जो नेक्स्ट ग्रुप के साथ प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे ही हमें ग्रुप की अपडेट्स मिल जाएगी हम लोग अपना इस ट्रिप को जो है एज सुन एज पॉसिबल शुरू कर देंगे। दूसरा क्या है कि चाइना एक पूरा प्रॉपर तरीके से रोड मैप आपको बना के देता है कि आपका डे 1 डे 2 किस तरीके से कहाँ पे रहने वाला है। चाइना के बाद जो है हम कजाकिस्तान एंटर करेंगे। और कजाकिस्तान इंडियंस के लिए गुड न्यूज़ क्या है कि रिसेंटली अभी मई 2025 से ही कजाकिस्तान ने इंडियंस के लिए जो है वो वीज़ा फ्री रखा है। उसके बाद कजाकिस्तान के बाद हर कंट्री को हम इस तरीके से शेयर नहीं करेंगे, सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ का ई वीज़ा कहाँ का फ्री वीज़ा, इस प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करेंगे। फ्री वीज़ा मीन्स आपके लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं, आप सीधा एंटर कर सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद आता है उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान हमें 3 तरीके की वीज़ा इशू करता है। उज़्बेकिस्तान का जो वीज़ा रहता है वो एक तरीके का आप सिंपल यूँ कह सकते हैं कि वो स्टिकर वीज़ा नहीं रहता, वो पेपर वीज़ा रहता है उज़्बेकिस्तान का। कुछ इस तरीके का वीज़ा रहता है उज़्बेकिस्तान का। और ये 3 तरीके की वीज़ा इशू करता है, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री और मल्टीपल एंट्री। तो हमने दोनों ही लोगों ने डबल और मल्टीपल एंट्री अपना वीज़ा जो है वो लिया है, क्योंकि अगर इन केस हमें उज़्बेकिस्तान से वापस कजाकिस्तान आना पड़ता है अगर हमें, क्योंकि उज़्बेकिस्तान के बाद की जो कंट्री रहती है वो तुर्कमेनिस्तान रहती है। और तुर्कमेनिस्तान इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है जितना मुझे पता चला है, जितने भी पहले लोग गए हैं उनके थ्रू, कि तुर्कमेनिस्तान इतना फ्रेंडली नहीं है। वहाँ की वीज़ा की टर्म एंड कंडीशन बहुत ज़्यादा टफ रहती है। आपको वहाँ से पहले LOI मीन्स लेटर ऑफ इन्विटेशन आपको पहले वहाँ की किसी एजेंसी से मंगवाना पड़ता है। और वो एजेंसी आपको जब ये लेटर इशू करती है तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोगों ने एक नॉर्मल बजट जब वहाँ के लोगों से लिया, वहाँ की एजेंसी से, इंडियन की एजेंसी के थ्रू जब लेने की कोशिश की, तो हमें समझ में आया कि अगर हम 2 रातों के लिए भी तुर्कमेनिस्तान रुकते हैं तो वो खर्चा कम से कम $1,500 से $2,000 जो है वो कम से कम चला जाएगा। जबकि तुर्कमेनिस्तान इतना खर्च करने वाली कंट्री जो है टूरिज्म के पर्पज़ से नहीं है।
तो अगर हमें इन एनी केस अगर हमें वापस आना पड़ता है उज्बेकिस्तान से, तो हम कजाकिस्तान एंटर करेंगे और कजाकिस्तान से फिर सीधा हम रशिया एंटर कर जाएंगे। रशिया को फिर हम कवर अप करते हुए रशिया से हम लोग जो है वो जॉर्जिया उतरेंगे जाकर अपनी गाड़ी के थ्रू, मतलब कि जॉर्जिया वाले बॉर्डर से हम लोग एंटर करेंगे। और अगर सारी चीज़ें ठीक रहती हैं, तुर्कमेनिस्तान का LOI अगर हमारा टाइम के ऊपर आ जाता है, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान का LOI आने के लिए हमें इंडिया में वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर ट्रैवलिंग में भी होंगे तो वो LOI अगर हमारी ईमेल पे आ जाता है तो भी वो वैलिड होगा बॉर्डर के ऊपर दिखाने के लिए। तो तुर्कमेनिस्तान को जब हम एंटर करेंगे, तुर्कमेनिस्तान से अगली जो कंट्री रहेगी हमारे लिए वो ईरान रहेगी। ईरान का भी सिंपल वे में जो आता है वो इलेक्ट्रिक या पेपर वीज़ा ही आता है। हम लोगों ने अपना ईरान का जो वीज़ा लिया है, ये ईरान का वीज़ा है और ईरान अपना जो वीज़ा देता है कुछ मुंबई काउंसलेट के पर्पज़ से हमें सुनने को मिला था कि वो 90 डेज़ का वीज़ा इशू करे, बट हम लोगों ने अपना दिल्ली से वीज़ा अप्लाई किया था, हमें 45 डेज़ का वीज़ा जो है वो इशू किया गया था। 45 डेज़ और 90 डेज़ का जिनको भी वीज़ा इशू किया जा रहा है उनके साथ एक कंडीशंस यहाँ पे मेंशन की जाती है कि जब आप पहुँचते हैं ईरान के अंदर तो मैक्सिमम आप 10 दिन तक जो है वो वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। बट आप वहाँ जाने के बाद अगर आप पहुँचते हैं, ईरान में पहुँचते हैं, तो आप अपने स्टे को एक्सटेंड कर सकते हैं लोकल किसी भी कंसल्टेंट की मदद के थ्रू। आप इस अगर इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद तो ईरान के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो आगे रहने वाले हैं। चाहे हम अर्मीनिया का प्लानिंग करते हैं, ईरान से ही हम लोग जो है तुर्की भी जा सकते हैं। जिस तरीके से ये दो ई वीज़ा मैंने आपको शो की, उसी तरीके से तुर्की का भी जो है वो ई वीज़ा आता है। ये पेपर वीज़ा रहता है और ये जो रहता है ये एक तरीके से सिंगल एंट्री जो है ये वीज़ा रहता है। और ये जो ग्रांट किया जाता है, तुर्की जो वीज़ा ग्रांट करता है इंडियन को, अगर ये इस तरीके का पेपर वीज़ा की अगर मैं बात करूं, ये ग्रांट करता है अगर आपके पास शेंगन का वैलिड वीज़ा है, या अगर आपके पास यूके का वैलिड वीज़ा है, या अगर आपके पास यूएस जैसी कंट्री का वैलिड वीज़ा है, तो आपको तुर्की का वीज़ा लेने में कोई इशू नहीं आता। आप इधर से पूरी डिटेल भरेंगे अपने लैपटॉप के ऊपर बैठ के, और आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप अपनी फ़ीस जब आप पे करेंगे तो विद इन अ मिनट आपकी ईमेल के ऊपर तुर्की का एक वैलिड वीज़ा आपको पहुंच जाता है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो वीज़ा की इन्फॉर्मेशन फिल की है कि आपके पास आपका जो शेंगन वीज़ा है या यूके का वीज़ा है उसका वीज़ा नंबर ये है, तो वो प्रॉपर वे से चेक करने की ज़रूरत होती है जब हम अपना तुर्की का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल कर रहे होते हैं। ये जो सारे पेपर वीज़ा जो हमने दिखाए हैं, इसमें सिर्फ हमने ईरान की वीज़ा के लिए एजेंसी की हेल्प ली थी। अदरवाइज़ हमने उज्बेकिस्तान का हो या फिर तुर्की का वीज़ा हो, वो हम लोगों ने खुद से ही अपने आप से अपने बिहाफ के ऊपर ऑनलाइन अप्लाई किया है। और उसके बाद जब हम तुर्की पहुंच जाएंगे तो सबसे पहली जो हमारी कंट्री रहने वाली है वो शेंगन की कंट्री जो रहने वाली है वो ग्रीस की रहने वाली है। तो शेंगन जाने के लिए हमने शेंगन वीज़ा अप्लाई किया और शेंगन का वीज़ा हम लोगों को मिला। और ये मेरा वीज़ा है, इसमें से कुछ चीज़ें हम लोग आपको सिक्योरिटी पर्पज़ से ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं कर सकते इस वीज़ा की। और ये एक मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। अब मल्टीपल और सिंगल एंट्री वीज़ा का क्या फ़र्क रह सकता है कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा का क्या रहेगा कि हम ग्रीस से एंटर करेंगे तो ग्रीस के बाद बहुत सारी ऐसी कंट्री बीच में आएंगी जो कि नॉन शेंगन टेरिटरी का पार्ट होंगी। एक ये जो शेंगन वीज़ा जो मैंने आपको दिखाया है ये अराउंड आपका 29 कंट्रीज़ को कवर अप कर देता है। मतलब एक वीज़ा, जैसे बहुत सारे लोगों को पूछ रहे थे हमसे कि 48 कंट्रीज़ का वीज़ा मिल गया सर, आपको कितने दिन लगे आपको 48 कंट्रीज़ का वीज़ा लेने के लिए? तो 48 कंट्रीज़ का वीज़ा लेने की, पूरे वीज़ा लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि 29 कंट्रीज़ का एक शेंगन वीज़ा आ गया। इस पूरे शेंगन टेरिटरी के अंदर हम सिर्फ एक माल्टा को छोड़ के हर शेंगन कंट्री को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। हर शेंगन कंट्री को हम विजिट करेंगे। नो डाउट ये थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा, थोड़ा सा तेज़ी से करने वाला जो है ये प्रोसेस रहने वाला है। और शेंगन की कुछ ऐसी कंट्रीज़ या शेंगन के बीच में आने वाली कुछ ऐसी कंट्रीज़ जिनका आपने शायद बहुत कम लोग जो गाड़ी के थ्रू ट्रैवल करते गए होंगे उनसे आपने नाम सुना होगा, कि जैसे जिसमें एक छोटी सी कंट्री आती है वेटिकन सिटी, जहाँ पे जो पोप जो हैं, सबसे बड़े जो पोप वहाँ पे बैठते हैं, तो वेटिकन सिटी हम लोग जाएंगे। और एक कंट्री आती है वो स्पेन के बॉर्डर के पास पड़ती है, जैसे एंडोरा बोलते हैं, तो वो भी हम लोग जो है अपनी इस रोड ट्रिप के अंदर जो है वो कवर करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद शेंगन कंट्रीज़ हमारी कवर हो जाती है। सिर्फ माल्टा का जो है वो हमारे पास से स्किप होता है, क्योंकि माल्टा अगर हम जाएंगे तो हमें शिप करवानी पड़ेगी अपनी गाड़ी, और उसमें हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाएगा। क्योंकि जब हम माल्टा से शिप भी कर रहे होंगे अपनी गाड़ी को किसी शेंगन कंट्री के थ्रू, तो हमारा जो टाइम है वो वीज़ा का कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो काउंट होगा हमारा जो टाइम रहेगा उस प्रोसेस के अंदर। तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि किन कंट्रीज़ का ई वीज़ा रिक्वायरमेंट है, किन कंट्रीज़ का स्टिकर वीज़ा जो रहता है। और हम लोगों ने जैसे क्योंकि हम लोग जो है अपना ट्रैवल परमिट चाइना के लिए अप्लाई करेंगे एजेंट के थ्रू, हम लोगों ने चाइना का भी जो है वो स्टिकर वीज़ा लिया है यहाँ से। और उसके बाद जो हमारा कंट्री, जो फाइनल जो हमारी कंट्री जो रहने वाली है
वो रहने वाली है इंग्लैंड। और इंग्लैंड में हम लोग, इंग्लैंड की जो कैपिटल है वो है लंदन। और लंदन जब भी वीज़ा इशू करता है वो एक लॉन्ग टर्म वीज़ा इशू करता है, और वो 6 मंथ का मल्टीपल एंट्री के साथ जो है वो वीज़ा इशू करता है। इट मीन्स कि एक स्टिकर वीज़ा है। और इसके साथ साथ जो है एक वीज़ा जो मैंने आपको नहीं शेयर किया, जिसके बारे में मैंने आपसे बात नहीं की, वो है रशिया। रशिया, अगर आप रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो रशिया का नॉर्मल, अगर आप रोड ट्रिप प्लान नहीं करते तो अभी आप रशिया का सिर्फ ई वीज़ा लेके जो है रशिया को ट्रैवल कर सकते हैं। बट अगर हम लोग एक रोड ट्रिप को प्लान करते हैं तो हमेशा दिमाग में रखने की ज़रूरत है, फिलहाल के रूल के अकॉर्डिंग जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपके पास फिलहाल के रूल के अकॉर्डिंग आपके पास रशिया का जो है वो स्टिकर वीज़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम में से कोई व्यक्ति ये गलती कर देता है, बाई चांस अगर मैं बात करूँ कि हाँ कोई पहुँच जाता है रशिया का स्टिकर वीज़ा ना लेके, ई वीज़ा लेके अगर वहाँ पहुँच जाता है, तो शायद, मुझे जितना नॉलेज है कि शायद उसे रशिया के अंदर जो है वो एंट्री ना मिले। हम लोग, बहुत सारे लोगों ने इस रोड ट्रिप को ऑलरेडी कवर अप किया है, बट उन लोगों ने इतनी कंट्रीज़ को कवर नहीं किया। तो ये हमारे लिए खुद एक एडवेंचर ट्रिप रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम उन कंट्रीज़ को भी लेके चल रहे हैं जिन कंट्रीज़ को शायद कुछ लोगों ने कवर अप नहीं किया, कुछ लोगों ने छोड़ा है। तो हम फाइनल, जब हम इंग्लैंड पहुंच जाएंगे, इंग्लैंड के बाद भी एक और कंट्री आती है जिसे आयरलैंड बोला जाता है। तो हम लोग अपनी गाड़ी को आयरलैंड लेके जाएंगे। आयरलैंड से वापस जो है हम अपनी गाड़ी को लेके आएंगे इंग्लैंड, जहाँ से किसी भी पोर्ट के ऊपर से, जहाँ से हमें एक रीज़नेबल रेट मिल रहा होगा अपनी गाड़ी को वापस शिप करवाने के लिए इंडिया के लिए, तो हम अपनी गाड़ी को शिप करवाएंगे वहाँ से। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसकी बात आप बार बार बहुत सारे लोगों से जो है आपको सुनने को मिलती है, जिससे बोला जाता है कारनेट। ये कारनेट है, ये कुछ ऐसा दिखता है, इसके अंदर हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन है। इस कारनेट के अंदर हमारी गाड़ी का नंबर, हमारी गाड़ी के इंजन का नंबर, हमारी गाड़ी का चेसी नंबर, उसका आरसी नंबर क्या रहने वाला है, ये गाड़ी किसके नाम से रजिस्टर्ड है। और कारनेट, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, कारनेट जो है वो गाड़ी का पासपोर्ट है। मतलब जैसे हम लोग अपने इस पासपोर्ट के जरिए, हम लोग अपने इस पासपोर्ट के जरिए जो है अलग अलग कंट्रीज़ विजिट कर सकते हैं, तो ऐसे ही आपकी गाड़ी अलग अलग कंट्री विजिट कर सकती है अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, जिसे कारनेट बोला जाता है। और कारनेट के अंदर कुछ इस तरीके के पेजेस रहते हैं। ये पेजेस जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके के पेजेस रहते हैं। इनके ऊपर हम सबसे पहले जो स्टैंप करवाएंगे वो यहाँ पे इस पेज के ऊपर स्टैंप होगी। जब हम लोग नेपाल से एंट्री करेंगे तो यहाँ पे स्टैंप करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स नेपाल से नहीं, इंडिया साइड नेपाल से, मतलब कि इंडिया का जब हम इमिग्रेशन चेकआउट कर रहे होंगे, क्योंकि उस समय पे ये चीज़ का ध्यान रखना जरूरी होता है कि अगर आप इंडिया से एग्जिट कर रहे हैं और आपने इमिग्रेशन स्टैंप नहीं लगवाया, तो जब आप सीधे इंग्लैंड से इंडिया बाय एयर आएंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि भैया आप गए कब थे, हमारे पास तो आपका रिकॉर्ड कोई मेंशन नहीं है। तो इट मीन्स जब हम इंडिया से एग्जिट कर रहे होंगे अपनी गाड़ी को लेके, तो हमारे कारनेट के ऊपर और हमारे पासपोर्ट के ऊपर दोनों ही जगहों पे जो है वो स्टैंप होगी, ताकि इंडियन गवर्नमेंट को पता चल जाए कि हम लोग इंडिया से बाहर जा रहे हैं। कारनेट क्यों रिक्वायरमेंट होता है, आप पहले समझ जाइएगा। हम समझने की कोशिश करते हैं। कारनेट के जरिए बहुत सारी कस्टम क्लियरेंस आपके लिए बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि कुछ केसेस के अंदर ऐसा होता है कि लोग किसी कंट्री की गाड़ी किसी कंट्री के अंदर जाके सेल पर्पज़ के लिए लेके जाते हैं। कारनेट का मतलब क्या होता है कि आप इस गाड़ी को शॉर्ट टर्म के लिए इस कंट्री के अंदर लेके आए हैं, और जिस कंट्री के अंदर ये रजिस्टर्ड गाड़ी है, कारनेट इस बात की गारंटी देता है कि ये गाड़ी आप वापस उस कंट्री के अंदर लेके जाएंगे। क्यों कारनेट ये गारंटी देता है? क्योंकि जब ये कारनेट इशू करवाया जाता है तो आपसे एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवाया जाता है। अगर आपकी गाड़ी के ऊपर लोन है तो उस केस के अंदर डिपॉजिट की अमाउंट जो है वो एक अलग अमाउंट होती है, और अगर आपकी गाड़ी के ऊपर लोन नहीं है तो उस केस के अंदर कारनेट की डिपॉजिट अमाउंट जो है वो कुछ और होती है। और कारनेट जो रहता है, कारनेट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कारनेट के लिए आपके पास जो आपको सबमिट करना होता है, आपकी गाड़ी की चारों तरफ की फ़ोटोग्राफ आपको रिक्वायरमेंट होती है। आपकी गाड़ी की आरसी की कॉपी आपको फॉरवर्ड करनी पड़ती है। आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस का कॉपी जो है वो फॉरवर्ड करना पड़ता है। और जिस व्यक्ति के नाम गाड़ी है, सपोज मैं मेरे नाम वाली गाड़ी जो है वो लेके जा रहा हूँ, तो इट मीन्स मैं साथ में अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी जो है वो वहाँ पे सबमिट करूँगा। और सपोज कीजिएगा कि अगर गाड़ी मेरे नाम नहीं होती और मैं उस गाड़ी को लेके जाना चाहता था, तो उस केस में मुझे एक एफिडेविट, मतलब कि सपोर्टिंग एफिडेविट, जो जिसके नाम, पर्सन के नाम गाड़ी होगी, उसके पास से सबमिट करना पड़ेगा मुझे वो एफिडेविट के तौर पे कि हाँ, मतलब कि वो मुझे उनकी गाड़ी लेके जाने में उनको कोई आपत्ति नहीं है कि मैं उनकी गाड़ी जो है वो ट्रैवल करके लेके जा रहा हूँ वहाँ पर। तो उस तरीके की एनओसी जो है वो सबमिट करनी पड़ती है अगर कारनेट अप्लाई करना है। कारनेट जिस दिन आपका इशू होता है उससे 1 साल तक वैलिड रहता है। मीन्स ये कारनेट, अगर मेरे इस कारनेट के पेज 4 या 6 पेज यूज होते हैं, इसके अंदर 10 पेजेस हैं,
तो उसके 6 पेजेस यूज होते हैं। तो और विद इन अ ईयर मेरा दोबारा प्रोग्राम बन जाता है कि मैंने वो सोचा कि हाँ अभी मैं इंडिया टू इंग्लैंड रोड ट्रिप करके आया हूँ, तो अभी मैं रोड ट्रिप प्लानिंग करता हूँ अपना इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो उस टाइम पे मुझे नया कारनेट या नई सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो विद इन अ 1 ईयर मेरी कारनेट की स्टार्टिंग डेट्स के अंदर आ रहा है तो उस केस में मैं इस सेम कारनेट को यूज़ कर सकता हूँ। बट अगर मैं अपनी गाड़ी को वापस लेके आता हूँ, जैसे सपोज कीजिएगा कि मैंने किसी भी पोर्ट के ऊपर अपनी गाड़ी वापस मंगवाई और मैं चाहता हूँ कि मेरी सिक्योरिटी जो मैंने जमा करवाई है तो मुझे वो वापस मिल जाए, तो उस केस में मुझे ये पूरा कारनेट, चाहे इसके मैंने 6 पेज यूज़ किए 5 पेज यूज़ किए, मुझे कारनेट जमा करवाना पड़ेगा। मेरी सिक्योरिटी, मुझे जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क होगा उसके बाद जो है वो वापस मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। और कारनेट का जो कॉस्ट होता है वो कॉस्ट वापस नहीं आता, वो लगभग 1,18,000 रुपये के आसपास 10 पेजेस के कारनेट का कॉस्ट रहता है, और जिसमें जीएसटी इंक्लूड होता है, वो रिफंडेबल नहीं होता। सिक्योरिटी जो है वो रिफंडेबल होती है। तो कारनेट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपको अपनी गाड़ी, जब आप इवन वहाँ से शिप भी करवाएंगे तब भी, और जब आपकी गाड़ी वापस इंडिया के अंदर आ जाएगी तो भी आपको कारनेट जो है वो वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि आप अपनी गाड़ी को कौन से रूट से इंडिया से बाहर लेके गए थे। क्योंकि कुछ लोग जो है अगर वो इंडिया टू लंदन रोड ट्रिप करते हैं तो वो कुछ लोग अपनी गाड़ी को यहाँ से दुबई जैसी कंट्री के अंदर शिपिंग करवा लेते, तो उन्हें वहाँ का उस तरीके का एंट्रेंस दिखाना पड़ता है कि हमने अपनी गाड़ी यहाँ से शिप की थी, बट हम लोग बाय रोड लेके जा रहे हैं, तो इट मीन्स हम दिखाएंगे कि हमने नेपाल के थ्रू इंडिया बॉर्डर से हमने जो है वो एंट्री की थी। तो ये कारनेट को हम लोगों ने यहाँ पे समझा। और हाँ, अगर कुछ लोग बाइक के थ्रू जब जाते हैं तो बाइक के कारनेट की कॉस्ट जो होती है वो गाड़ी के कारनेट के कंपैरिजन में कम हो जाती है। और जो लोग बाइक से जाना पसंद करते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी बाइक यूज़ करते हैं कि जिस बाइक के ऊपर लोन ना हो, क्योंकि उस केस के अंदर जो कारनेट की कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम आ जाती है। अब इस पूरे ट्रिप के ऊपर खर्चा कितना आएगा, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी सवाल पूछा था। इस ट्रिप को अभी ओपन बुक की तरह हम लोगों ने रखा है, क्योंकि इसका कोई खर्च जो है वो फिक्स नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि हमने बोला कि हम 100 डेज़ के लिए जो है वो जाने वाले हैं इस रोड ट्रिप के ऊपर। ये 100 की जगह 110 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, हमें कोई इस चीज़ का आइडिया नहीं है। दूसरा क्या है कि हम किस तरीके की हमें होटल एकोमोडेशन जो है वो मिलेगी, वो भी हमारे बजट को जो है वो फ्लक्चुएट करवा सकता है। और इसके अलावा हम लोग किस तरीके से क्या खा पी रहे हैं वो भी इस चीज़ को जो है वो फ्लक्चुएट करवा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोई फिक्स अमाउंट नहीं होगी, जब हमारा ये रोड ट्रिप कवर अप हो जाएगा तो हम पूरे खर्चे का इंक्लूडिंग वीज़ा फीस, कारनेट का खर्चा कितना आया था, रहने का, खाने का, गाड़ी के अंदर डीजल कितना लगा, क्योंकि अब इस केस में क्या रहता है कि डीजल की कॉस्ट किसी कंट्री में कुछ है और किसी कंट्री के अंदर कुछ है। जैसा कि ईरान के अंदर डीजल जैसे बोलते हैं कि पानी से भी सस्ता है, और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो है डीजल इंडिया के डीजल से लगभग अगर इंडिया में 100 रुपये लीटर मिल रहा है तो शायद यूरोप के अंदर हमें 150 रुपये लीटर का डीजल जो है वो लेना पड़ेगा। तो इसकी वजह से अगर हम 35,000 किलोमीटर चलते हैं तो गाड़ी कुछ अलग फ्यूल को इनटेक करेगी, 40,000 किलोमीटर चलते हैं तो गाड़ी का जो फ्यूल का कंजम्पशन होगा वो कुछ और होगा। तो अभी ओपन बुक की तरह हम लोगों ने इस चीज़ को छोड़ा है कि हाँ कितना खर्चा हमारा इस रोड ट्रिप के ऊपर आ सकता है। बट हाँ, नो डाउट आप अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपना, मैं बोलूँगा कि ओपन अपने आप को रखना पड़ेगा। किसी भी तरीके के खर्चे के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, किसी भी तरीके की सिचुएशन के लिए वन आपको तैयार रहना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि जैसे कि सपोज हमने तुर्कमेनिस्तान से ईरान के अंदर एंटर करना था, बट वो बॉर्डर क्लोज हो चुका था जिस समय पे हम वहाँ पर पहुँचे, मतलब कि इमिग्रेशन काउंटर जो था वो क्लोज हो चुका था। इट मीन्स अब हमें जो है वो रात अपनी जो बितानी पड़ेगी वो अपनी गाड़ी के अंदर बितानी पड़ेगी। हम लोग हर तरीके के हर्डल के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर चुके हैं। लास्ट जो वीडियो मैंने डाला था कि हम क्या क्या चीज़ें अपने साथ इस रोड ट्रिप के ऊपर लेके जा रहे हैं, और उसके नीचे बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी सजेशंस हम लोगों को शेयर की थी। उसमें से कुछ चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास थी जो हम वीडियो में शेयर नहीं कर पाए थे, बट कुछ चीज़ें हमारे लिए भी नई थी, उन चीज़ों को हम फाइंड आउट कर रहे हैं और उन चीज़ों को भी अपने साथ उस रोड ट्रिप के ऊपर लेके जाएंगे। और फिर एक सवाल लोगों ने किया था, वो सवाल ये था कि आप कितने लोग जो हैं वो इस रोड ट्रिप के ऊपर जा रहे हैं। मैं और मेरा कज़न जो है अनिल, हम लोग इस रोड ट्रिप के ऊपर जा रहे हैं। हम 2 लोग निकलेंगे इस रोड ट्रिप के ऊपर। और इसके अलावा हाँ, डेट ऑफ ट्रैवल के बारे में कुछ लोगों ने सवाल हमसे किया था कि आपका डेट ऑफ ट्रैवल क्या रहने वाला है, आप कोई फिक्स डेट है आपके पास। सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये वीडियो अपलोड होगी शायद उससे नेक्स्ट डे या फिर उससे नेक्स्ट डे हम लोग ईरान एम्बेसी जाएंगे, क्योंकि उन्होंने टेलीफोनिकली जब हमारी उनके साथ डिटेल में कन्वर्सेशन हुई तो उन्होंने हमें बोला है कि आप आएँ एक बार यहाँ पर, और आप आने के बाद हमें अपना मैटर समझाएँ। मैटर में सिंपल वीडियो में आपको भी बता देता हूँ कि हमें जो ईरान का वीज़ा जो इशू हुआ है, ईरान का जो वीज़ा ई वीज़ा जो रहता है ईरान का, वो जो इशू हुआ है वो 7 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा हमारा वीज़ा।
इस वीज़ा को मैं आपको बिल्कुल क्लियर नहीं दिखा सकता क्योंकि इस पर मेरी पर्सनल डिटेल मेंशन है। ये 7 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा, बट हमारे ट्रैवल प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग जो ईरान है वो मिड ऑफ द जुलाई में पहुंच रहे हैं। मीन्स जब तक ये वीज़ा ख़त्म हो चुका होगा हम जब ईरान बॉर्डर पे भी नहीं पहुंचेंगे। इट मीन्स हमने उनसे रिक्वेस्ट की है या तो आप इस वीज़ा को एक्सटेंड करके दें, या फिर आप इस वीज़ा को एक्सटेंड नहीं कर सकते तो इस वीज़ा को रिन्यू करके दे दीजिएगा जो हमारी ट्रैवल डेट्स के क्राइटेरिया के अंदर आता हो। तो जो भी अपडेट रहेगी वो भी आपको जो है शॉर्ट्स के अंदर हम जो वीडियो शेयर कर देंगे, बता देंगे कि वहाँ का हमारा किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा। और एक और चीज़ मैंने जब वीडियो देख रहा था, पता नहीं ये मुझे ही सेम ऐसा एरर आ रहा है क्योंकि अभी तक जो है मेरे चैनल के ऊपर कुछ ऐसा एडवर्टीजमेंट्स वगैरह का हमने नहीं डाला है। तो कुछ अगर आप लोगों को वीडियो के अंदर जो है अगर कुछ एडवर्टीजमेंट नज़र आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो सबको नज़र आ रही है या फिर मुझे नज़र आ रही है। और आई थिंक एक बार मैं इस पेपर को रीड आउट कर लेता हूँ कि इसमें जो है कुछ और चीज़ें ऐसी जो मुझे शेयर करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं थी कि हाँ जो मुझे आपको बताना ज़रूरी था। अगर फिर भी कुछ छूटेगा तो मैं शॉर्ट वीडियो के अंदर उसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। और हम लोगों को जैसे जो ये वीज़ा जो हमने दिखाई आपको, ये वीज़ा एक लंबी ड्यूरेशन सितंबर अक्टूबर तक के लिए वैलिड है, सिर्फ ईरान को छोड़ के। इट मीन्स कि हम लोग जब इस रोड ट्रिप के लिए निकलेंगे तो हमें कुछ जल्दी नहीं होगी, हम लोग हड़बड़ी के अंदर जो है इस रोड ट्रिप को कवर अप नहीं करने वाले। नो डाउट जब हम शेंगन टेरिटरी के अंदर एंटर करेंगे तो शायद हमें वहाँ पे जाने के बाद अपना स्पीडोमीटर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा खींचना पड़ेगा क्योंकि शेंगन के अंदर एक लिमिटेड एंट्री वीज़ा मिलता है। जब आप पहली बार जब आप शेंगन में जाते हैं, तो मेरे साथ अनिल जो है वो पहली बार शेंगन में जा रहा है, तो हमें एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर जो है अपने इस शेंगन टेरिटरी को जो है वो कवर अप करना पड़ेगा। तो ये ऑलमोस्ट आई थिंक, क्योंकि हमने इसमें रोड मैप को भी कवर कर लिया। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट को समझ लीजिएगा, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट। सबसे टफेस्ट वीज़ा जो काउंट किया जाता है वो शेंगन का या फिर इंग्लैंड का वीज़ा सबसे टफेस्ट वीज़ा के अंदर काउंट किया जाता है। तो इट मीन्स अगर आप यूके या फिर यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपनी फाइल को 6-8 महीने पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि 6-8 महीने पहले प्रिपेयर करने का मतलब कि आपको सैलरी, अगर आपका अकाउंट है तो सैलरी अकाउंट में से कितना आप खर्च कर रहे हैं महीने के अंदर, आपका सेविंग कितना है। और जितना मैंने लोगों से सुना या समझा, जो लोग यूके का या फिर यूरोप का शेंगन का जो वीज़ा अप्लाई करते हैं, 99% मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेके, वो कभी भी रोड आइटनरी नहीं दिखाते। क्योंकि रोड आइटनरी के अंदर आप शेंगन को तो कभी सेटिस्फाइड कर ही नहीं पाएंगे कि आप गाड़ी से किस दिन किस कंट्री के अंदर एंट्री करेंगे। तो वो लोग जो है बाय एयर का आइटनरी जो है वो शेयर करते हैं, उसके बाद वो रोड के थ्रू निकल जाते हैं, तो उन कंट्रीज़ को एंट्री देने में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सेम काम वो जब यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो सेम उस प्रोसेस के अंदर वो रहता है। और इसके अलावा जो रशिया है, जो चाइना है, उस केस के अंदर आप चाइना का ग्रुप वीज़ा भी प्रेफर कर सकते हैं, या फिर आज की तारीख में जो रिसेंट नए जो रूल हैं उसके अकॉर्डिंग आप स्टिकर वीज़ा लेने के बाद जो ट्रैवल परमिट है वो काठमांडू से आपके जो एजेंसी जो आपको ट्रैवल प्लान देगी चाइना के लिए, वो आपके लिए अरेंज कर सकती है उस केस में। और शेंगन का वीज़ा 29 कंट्रीज़ के लिए वैलिड होता है। इट मीन्स कि एक बहुत बड़ा पार्ट जो है 48 कंट्रीज़ का हमारा वहाँ से कवर अप हो जाता है। बहुत सारी कंट्रीज़ हमें वीज़ा ऑन अराइवल हमारे लिए रहने वाला है, जिसे आप वीज़ा ऑन अराइवल भी रह सकता है, फ्री वीज़ा भी रह सकता है, या फिर जिन कंट्रीज़ के ई वीज़ा की रिक्वायरमेंट है वो हम लोग अपने ई वीज़ा जो है वो ले चुके हैं, कुछ सिंगल एंट्री के साथ, कुछ मल्टीपल एंट्री के साथ हम अपने जो है वो वीज़ा ले चुके हैं। और खर्चा, अगेन वही बात है कि खर्चा जो है वो ओपन रहेगा। खर्चे के बारे में अभी कुछ प्री डिसाइडेड ज़्यादा नहीं किया जा सकता। हम लोगों ने अपना जो है शेंगन का जो वीज़ा लिया है वो स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा हम लोगों ने लिया है, और स्विट्ज़रलैंड वन ऑफ द ब्यूटीफुल कंट्री है पूरे इस वर्ल्ड के अंदर। तो हम लोग पूरे अपने इस ट्रिप को बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं, और मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। और आप लोग अगर फिर भी अगर कुछ चीज़ ऐसी बची इसके अंदर, मतलब कि जो मुझे आपसे शेयर करनी थी, तो आप प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपका आंसर करने की कोशिश करूंगा। और हर कमेंट का बहुत बार ऐसा होता है कि हर कमेंट का जो है वो आंसर नहीं दिया जाता। उस चीज़ के लिए मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहूँगा कि मे बी आपको लगे कि उसकी कमेंट का तो आंसर कर दिया, मेरी कमेंट का आंसर नहीं किया, क्योंकि बहुत बार हम लोग बिजी होते हैं। क्योंकि एक रोड ट्रिप को प्लान करने के लिए बहुत ज़्यादा होच पोच हो जाती है हर चीज़। हमें अपने साथ कौन कौन सी करेंसी लेके ट्रैवल करने की रिक्वायरमेंट है वो एक अपने आप में एक अलग क्वेश्चन होता है, क्योंकि हम यूके जाएंगे तो वहाँ पे पाउंड चलते हैं, यूरोप में जाएंगे तो वहाँ पे यूरो चलते हैं। नॉन शेंगन कंट्री की अपनी एक खुद की अलग करेंसी रहती है, चाइना के अंदर युआन चलता है। तो ऐसे अलग अलग कंट्री की करेंसी को भी लेके चैलेंज रहता है। और दो चीज़, हम लोग अपने साथ यहाँ पे 2 कार्ड जो है वो लेके ट्रैवल करेंगे। ये दोनों कार्ड जो है इनके ऊपर 0 फोरेक्स बोला जाता है, कि इनके ऊपर जो जब हम उन्हें टैप करेंगे या उसको पे करेंगे, जब भी हम किसी पेट्रोल पंप के ऊपर
या जैसे हम लोग जब हम लोग रोड ट्रिप करते हैं तो उसमें बहुत सारी जगह पे क्या रहता है कि आपको रोड टैक्स जो है, जिसे हम टोल टैक्स बोलते हैं इंडिया के अंदर, वो देना पड़ता है। तो वहाँ पे टैप एंड पे की मशीन होती है, हम लोग वहाँ पे कैश नहीं दे सकते। तो उसके लिए हम लोग दो जो कार्ड हैं अपने साथ लेके जाने वाले हैं। एक नियो ग्लोबल कार्ड है और एक नियो ग्लोबल कार्ड जो वो डीसीबी बैंक का एक डेबिट कार्ड है, और इसके अलावा एक आईडीएफसी बैंक का हम क्रेडिट कार्ड, वाव क्रेडिट कार्ड, जिसमें 0 फॉरेक्स चार्जेस रहते हैं, वो अपने साथ लेके जाने वाले हैं, ताकि हमारा जो दूसरे बैंक का अगर हम कार्ड यूज़ करेंगे, सपोज एचडीएफसी का या एसबीआई का कार्ड हमने यूज़ किया, तो उस केस में हमें उनका फॉरेक्स चार्जेस खर्चा जो है वो ज़्यादा पड़ जाता है। एग्जांपल कि अगर मैंने 10 यूरो या 5 यूरो भी उस कार्ड को टैप करने के बाद पे किए, तो मुझे 150 से 200 रुपये तो सिर्फ चार्जेस पड़ जाएगा उस कार्ड के ऊपर, फॉरेक्स चार्जेस जिसे हम बोलते हैं। तो हम लोगों ने इसीलिए ये दोनों तरीके के कार्ड जो हैं वो चूज़ किए। और एक और जो डॉक्यूमेंट रहता है जो रोड ट्रिप में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो है आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आपके लिए एक प्राइम डॉक्यूमेंट के तौर पे काम करता है, और ये आपको लेने से पहले इट मीन्स कि आपके पास इंडिया का अपना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बगैर ये आप इंटरनेशनल सीधा ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते, और उसके लिए आपको लोकल जो भी अथॉरिटी होती है उनके पास अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ते हैं। उनके पास आपको अपने वीज़ा की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, एयर टिकट की कॉपी, जो है किस कंट्री में आप जाके गाड़ी ड्राइव करेंगे वो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें सबमिट करनी पड़ती है। फिर उसके बाद आपके कुछ अगेन वो रेड क्रॉस के टेस्ट होते हैं, आइज़ के टेस्ट होते हैं। फिर उसके बाद अथॉरिटी जो है वो चैनल के थ्रू जो है आपको आपका जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो होता है वो आपको ग्रांट करती है। तो ये ड्राइविंग परमिट कुछ कंट्रीज़ के अंदर देखा जाता है, और बहुत सारी कंट्रीज़ में आपका जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है वो ही ड्राइव करने के लिए वैलिड होता है। बट इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, जो कि पूरे वर्ल्ड में जब आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे होंगे तो वो एक बहुत बड़े सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे आपको सपोर्ट करने वाला है। आई थिंक इसमें मैंने ऑलमोस्ट जो है वो सारी चीज़ें जो है वो कवर अप कर ली। और अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं और वीडियो को आप यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं, तो उस केस के अंदर जो है आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो इस तरीके की रोड ट्रिप को प्लान कर रहे हैं, चाहे वो बाइक के थ्रू करें। मतलब मैं इस तरीके से वीडियो क्रिएट करना चाह रहा हूँ, या मैं इस तरीके से चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों को इस रोड ट्रिप को लेके जो मन के अंदर धारणाएं रहती हैं कि कितना डिफिकल्ट हो सकता है, वो धारणाएं जो उनकी वो ख़त्म हो जाए। और आज हम लोग अपनी यात्रा को सुगम बनाने के लिए हम लोगों ने एक पूजा करवाई है, और उस पूजा की वीडियो जो हम लोग मंदिर में गए, हम लोगों ने पूजा की, बहुत अच्छे से वो पूजा संपन्न हुई। उस पूजा से रिलेटेड जो वीडियो रहेगी वो भी हम लोग जो है वो ग्रुप के अंदर जो है वो इस वीडियो के अंदर हम ऐड ऑन करेंगे। और आज जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग सा किस्सा हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग मंदिर में गए थे पूजा करने के लिए, और पूजा मीन्स क्या होता है कि हम लोग अपने आराध्य देव से परमिशन लेते हैं और उन्हें बोलते हैं कि इस लंबी यात्रा के अंदर हमें सुरक्षित रहना, हमारे साथ रहना, अपनी ब्लेसिंग्स को हमारे साथ रखना। और उनकी ब्लेसिंग्स का इम्पैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही हम मंदिर से पूजा करके हटे वहाँ से, तो हमें वहाँ पे 2-3 रिपोर्टर्स मिले, और उन्होंने पूरी हमारी गाड़ी का वीडियो शूट किया। उन 3 रिपोर्टर्स ने अलग अलग न्यूज़पेपर से, न्यूज़ चैनल से वो रिपोर्टर्स थे। उन रिपोर्टर्स ने हमारा, मैं बोलूँगा कि लगभग आधे घंटे तक उन लोगों ने हमारा अलग अलग मतलब इंटरव्यू लिया। सभी लोगों ने उनके ढेर सारे सवालों के जवाब देते समय मतलब कि मज़ा आ रहा था। और उनके भी बहुत सारे सवाल थे कि कैसे जाओगे, कैसे ये सोचा, किससे प्रेरणा आप लोगों को मिली, क्या आप मैसेज लेके जाएंगे, क्या आप संदेश जो है वो लेके आएंगे, क्या आप वहाँ से ग्रैब करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये दिन रहा। उसकी छोटी सी क्लिपिंग जो रहेगी हम इस वीडियो के अंदर ऐड ऑन कर देंगे। ऋतु अद्य ज्येष्ठ मास कृष्ण अमावस्यायां तिथौ तदुपरांत
और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस चीज़ के अंदर अगर कोई चीज़ मिस थी तो प्लीज़ वो भी जो है आप नीचे कमेंट के अंदर आप डाल सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद करूंगा कि आप अभी तक लास्ट तक मतलब कि यहाँ पे इस वीडियो पे अगर आप टिके हुए हैं तो इट मीन्स कि ये वीडियो जो थी आपकी जो है वो वैल्यूएबल वीडियो थी, तभी तक आप लोग इस वीडियो के ऊपर जो है वो टिके हुए थे। और मैंने अपनी तरफ से आपको जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की। वीडियो जो है वो आज रात को आज ही जब हम इसे शूट कर रहे हैं, आज रात को हम इसे वीडियो को डाल देंगे। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मनोन मैप को इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। सो आप सभी को राम राम, ढेर सारा प्यार और ढेर सारा धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, यहाँ पे कमेंट डालने के लिए, लाइक करने के लिए। थैंक यू। राम राम जी सभी को।